हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रेणुका वर्मा अपने चैनल बॉटनी ज्ञान में एक बार फिर से आपका वेलकम करती हूं। आज हम एक और डिजीज़ के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जो कि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी के पेपर फर्स्ट की यूनिट सेकंड का ही एक और टॉपिक है जो है लूज स्मट ऑफ व्हीट, यानी कि गेहूं का श्लथ कंड रोग। इसे हम आज पढ़ने वाले हैं। देखिए, ये जो रोग है, इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये रोग हर उस इलाके में पाया जाता है पूरे विश्व के अंदर, पूरे वर्ल्ड में, जहाँ जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है, वीट का कल्टीवेशन होता है, वहाँ हर जगह पर ये डिजीज जो है वो पाई जाती है। ये जो है जितने भी इंडिया के वीट ट्रैक्ट्स हैं जहाँ पर गेहूं उगाया जाता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। पर्टिकुलरली अगर हम बात करें तो वो एरिया है पंजाब, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। ठीक है, लूथरा जो है इन्होंने 1953 के अंदर एक रिपोर्ट निकाली थी। इस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के अंदर इस डिजीज के द्वारा लगभग हर साल 50 मिलियन रुपए का नुकसान होता है। पंजाब में इस डिजीज को एक नाम दिया गया है, लोकल नेम जो है वो है कांगेरी या कांगड़ी। ठीक है, क्लासिफिकेशन की बात करें तो कॉजल ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं तो ये क्लासिफिकेशन है किंगडम फंजाई, फाइलम बेसिडियोमाइकोटिना, क्लास अस्टिलिगिनोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलिगिनेल्स, फैमिली अस्टिलिगिनेसी, जीनस अस्टिलगो एंड स्पीसीज ट्रिटिसाई। ठीक है, अब देखिए कॉजल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो हम सभी जानते हैं कि स्मट जो है वीट का जो लूज स्मट है वो अस्टिलगो के द्वारा होता है और ये है अस्टिलगो ट्रिटिसाई, यानी कि अस्टिलगो ट्रिटिसाई जो है वीट के लूज स्मट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है और इस अस्टिलगो ट्रिटिसाई का होस्ट है ट्रिटिकम वल्गैर, यानी कि गेहूं। फिशर जो हैं इन्होंने जो अस्टिलगो ट्रिटिसाई है उसे अस्टिलगो न्यूडा में ट्रांसफर किया। बाद में पोप ने कहा कि ये दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं क्योंकि इनके अंदर टीलियोस्पोर जर्मिनेशन का जो पैटर्न है वो अलग है, तो हम इन्हें डिस्टिंक्ट स्पीसीज कह सकते हैं लेकिन एक ही स्पीसीज नहीं मान सकते। ठीक है, डिजीज जो है सीड बोर्न होती है, मतलब कि बिजोड़ रोग है। इसमें जो पैथोजन है उसका जो माइसीलियम है डॉर्मेंट स्टेज के अंदर, सीड्स के अंदर रहता है। अस्टिलगो ट्रिटिसाई जो है एक इंटरनल पैरासाइट है, एंडो पैरासाइट है, जिसको हम हिंदी में अंतः परजीवी कहते हैं और इसका जो माइसीलियम है वो डाइकैरियोटिक होता है। हाइफी जो है वो होस्ट टिश्यू के जो इंटरसेल्युलर स्पेस होते हैं उसके अंदर ब्रांचिंग के अंदर पाया जाता है, शाखन इसके अंदर पाया जाता है। ये होस्ट की सेल से डिफ्यूजन के द्वारा न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि इनके अंदर हॉस्टोरिया नहीं पाया जाता, क्लैंप कलेक्शन पाया जाता है। क्लैंप कनेक्शन जो है एक तरीके से हुक की जैसी संरचना होती है जो कोशिकाओं के अंदर होस्ट की सेल्स के अंदर चिपक जाती है और वहाँ से एब्जॉर्प्शन जो है वो लेती है। हाइफी जो है यहाँ पर इसमें हॉस्टोरिया प्रेजेंट नहीं होते। ये देखिए, ये है एक इन्फेक्टेड ईयर और यह है इन्फेक्टेड ग्रेन्स, तो इसके अंदर इस तरीके से डार्क कलर की संरचनाएं जो हैं, पाउडरी स्ट्रक्चर जो हैं वो बन जाते हैं। अब बात करते हैं सिम्टम की। सिम्टम्स जो हैं सामान्यतः जो अर्ली लीव्स होती हैं उनके वहाँ पर दिखाई देता है और जो इन्फेक्टेड ईयर हैं वो हेल्दी ईयर से थोड़ा पहले निकलते हैं, थोड़ा पहले प्रोड्यूस हो जाते हैं। इनके अंदर लूज ब्लैक पाउडरी मास होता है जो कि एक सिल्वरी स्किन के अंदर कवर होता है और ये पूरे फ्लावर के अंदर फैलने की बजाय स्मट स्पोर्स के रूप में एक सिल्वरी स्किन के अंदर कवर रहता है। फ्लोरल पार्ट में जितनी भी ओवरी हैं वो इससे इन्फेक्टेड होती हैं लेकिन ऑन्स और रेकिस जिसके ऊपर फ्लावर लगा होता है वो इन्फेक्टेड नहीं होती। जो यंग स्पाइकलेट है उसमें क्या होता है, जो प्रत्येक ओवरी जो है वो एक स्पोर सैक बन जाती है। कहने का मतलब जो है इसके अंदर माइसीलियम ओवरी के अंदर चला जाता है, अंडाशय को भेद के अंदर चला जाता है, वहाँ पर माइसीलियम जो है स्पोर का प्रोडक्शन करता है। ओवरी वॉल नहीं टूटती, ओवरी वॉल के अंदर ही स्पोर्स रहते हैं, तो एक तरीके से ओवरी जो है वो स्पोर सेक की तरह काम करती है। स्पोर जो हैं, हर एक स्पाइकलेट के जो स्पोर हैं वो एक थिन ग्रेइश
और सिल्वरी मेम्ब्रेन से कवर होते हैं। जब ईयर इमर्ज होती है, बूट लीफ निकलती है, तो क्या होता है, ये मेम्ब्रेन जो है वो रप्चर हो जाती है और जो स्पोर्स उसके अंदर प्रेजेंट हैं ब्लैक कलर के, वो क्या हो जाते हैं, एक्सपोज हो जाते हैं पाउडरी मास के रूप में। ये ईयर जो है जिसमें कि इन्फेक्शन पाया गया है वो कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, सिर्फ उसका ऑन और रैकेस जो है वो उसके अंदर बचता है। जब हवा आती है तो हवा की वजह से वो ब्लो हो जाते हैं, जो स्पोर्स हैं वो वहाँ से ब्लो हो जाते हैं और वहाँ पर जो रैकेस और ऑन हैं वो बच जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ स्पोर्स ऐसे भी होते हैं जो हवा की वजह से उड़ते नहीं हैं, तो वो इस जो बेयर ऑन और रैकिस है उसके ऊपर चिपके हुए रह जाते हैं। ये नेसेसरी नहीं होता कि एक प्लांट में सारी की सारी ईयर्स या बाली जो है वो इन्फेक्टेड हो, कुछ इन्फेक्टेड हो सकती हैं और कुछ हेल्दी हो सकती हैं। देखिए कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर जो है यहाँ देखने को मिलती है। इसके अंदर आप देखिए यहाँ पर तो पूरे स्पोर्स जो हैं उड़ चुके हैं, यहाँ पे स्पोर्स शेष हैं और यहाँ पर स्पोर्स जो हैं एक सिल्वर कलर की मेम्ब्रेन के अंदर कवर्ड हैं। और यहाँ पर भी देखिए बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे बाली के ऊपर कुछ मिट्टी जैसा चिपक गया है। ये एक्चुअली क्या है, स्मट स्पोर्स हैं जो कि यहाँ पर इसकी मेम्ब्रेन टूट चुकी है और ये एक्सपोज हो चुके हैं। तो जैसे ही हवा आएगी ये स्पोर्स जो हैं यहाँ से उड़ जाएंगे, कुछ स्पोर्स यहाँ चिपके हुए रह जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं इटियोलॉजी। अभी मैंने आपको बताया था कि इनके अंदर जो है होस्टोरिया नहीं पाए जाते, क्लैंप कलेक्शन पाया जाता है। क्लैंप कलेक्शन क्या होता है, एक हुक की तरह से संरचना होती है। ठीक है, ये कुछ फंजाई के अंदर पाई जाती है लेकिन होस्टोरिया या चुस्कांग इसके अंदर एब्सेंट होते हैं। माइसीलियम जो पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है, होस्ट के इंट्रासेलुलर स्पेस के अंदर पाया जाता है। प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स में भी प्रेजेंट होता है, उसकी स्पाइकलेट में भी पाया जाता है। जब इनफैक्ट यंग प्लांट जो है उसमें स्पोर बनने लगते हैं तो ये जो हाइफी है वो इंटरसेल्यूलर हो जाता है। बिगनिंग में ये जो फंगल हाइफी हैं वो कैसे होते हैं, हाईलाइन या पारदर्शी होते हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये ब्राउन कलर के हो जाते हैं जब मैच्योर हो जाते हैं। ठीक है, टेलिडोस्पोर्स जो इसमें प्रेजेंट होते हैं, जो स्मट स्पोर है एक्चुअली वो टेलिडोस्पोर होता है जो इस पाउडरी मास के अंदर प्रेजेंट होता है। इसका जो रंग है वो होता है ऑलिव ग्रीन या ब्लैक कलर का होता है। ये स्फेरिकल या ओवल होते हैं, यूनिसेल्युलर होते हैं और 5 to 9 मिली माइक्रोन डायमीटर के होते हैं। इनकी जो वॉल है वो 2 लेयर्ड होती है, दो परतों की बनी हुई वॉल होती है। आउटर वॉल जो है वो कैसी होती है, एक्टिन्यूक्लेटेड। तो ये जो कुछ इस तरीके की संरचना होती है जिसमें बाहर की जो लेयर होती है उसके ऊपर स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो जो स्पोर हैं टेलिडोस्पोर्स वो कुछ इस तरीके के होते हैं। जब ये इमैच्योर होते हैं तो इनके अंदर 2 केंद्रक या बाइन्यूक्लिएट होते हैं। जब ये मैच्योर हो जाते हैं तो इनके अंदर सिर्फ एक ही केंद्रक जो है वो प्रेजेंट होता है, क्योंकि ये जो दोनों केंद्रक हैं ये फ्यूज हो जाते हैं और यहाँ पर ये द्विकेंद्रक की अवस्था है, वहाँ पर द्विगुणित अवस्था, यानी कि यहाँ पर डाइकैरियोटिक और वहाँ पर डिप्लॉयड स्टेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये देखिए इस चित्र से भी आप समझ सकते हैं, कुछ इस तरीके के दिखाई देते हैं। यह इनके ऊपर जो है इस तरीके से कांटे की तरह, स्पाइन्स की तरह की संरचना जो है वो प्रेजेंट होती है। इस तरीके से ये जर्मिनेट होकर के बेसिडियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं डिजीज साइकिल। जो इन्फेक्टेड प्लांट्स में ईयर्स जो है हेल्दी ईयर से थोड़ा पहले निकलती हैं, थोड़ा पहले डेवलप होती हैं। जो इन्फेक्टेड ईयर हैं इससे स्पोर रिलीज होते हैं। ठीक है, और वो कहाँ पर जाते हैं, जो बाद में हेल्दी ईयर डेवलप हुई है उसमें जो फ्लोरेट है ये स्पोर्स रिलीज होकर के उन फ्लोरेट के ऊपर चले जाते हैं, डेवलपिंग सीड्स के ऊपर चले जाते हैं और वहां से स्टिग्मा से होते हुए ओवरी के अंदर इन्फेक्शन कॉज करते हैं। जब फ्लावरिंग होती है, अगर उस समय बारिश हो रही हो, ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा हो और टेम्परेचर ठीक ठाक हो तो
इन्फेक्शन जो है बहुत ही ज़्यादा होता है। पैथोजन जो है वो क्या करता है, जाते ही सीधे ही सीड के एम्ब्रियो को इन्फेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि वो सीधा ही ओवरी के अंदर जा रहा है। ओवरी के अंदर जो है माइसीलियम डेवलप होता है, ओवरी के अंदर के सारे जो पार्ट्स हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। सिर्फ ओवरी वॉल जो है वहां पर रहती है। ये देखिए, ये इसका डिजीज साइकिल है। यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ये है एक इन्फेक्टेड प्लांट। इस इन्फेक्टेड प्लांट के अंदर जो स्पोर्स थे वो बाद में जो ईयर्स डेवलप हुई उनके ऊपर आकर के देखिए स्पोर्स आए, इनके ऊपर डेवलप हो गए। अब ये सीड्स कैसे हो गए? इन्फेक्टेड सीड हो गए, जिसके अंदर जो है बाहर से देखने पर ये सीड दिखाई दे रहे हैं, जिनके ऊपर जो है कुछ स्पोर्स चिपके हुए हैं। अब ये इन्फेक्टेड सीड जब अगले सीजन में उगाए जाएंगे तो क्या होगा, उनसे जो पौधा ग्रो हो रहा है वो कैसा होगा? इन्फेक्टेड या संक्रमित होगा। इसके बाद है इसका कंट्रोल कैसे किया जाए, इस पे नियंत्रण कैसे किया जाए। जो माइसीलियम है वो कहाँ पाया जाता है? ग्रेन के अंदर पाया जाता है, बाहर नहीं पाया जाता। तो सीड के ऊपर अगर आप बाहर से कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट का यूज कर रहे हैं जो उसको नाश करे, फंजीसाइड का यूज कर रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। डायरेक्ट अटैक फंगस पर करने के लिए हमें क्या करना है? कुछ ऐसा करना होगा जिससे कि डीपली जाकर के उस इन्फेक्शन को रोका जा सके, जो बहुत ही मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि जितने भी केमिकल्स हैं वो होस्ट के टिश्यू तक पहुंचने में थोड़ा सा उनको मुश्किल होता है। कुछ जो हैं केमिकल्स ऐसे होते हैं जो होस्ट के सीड के एम्ब्रियो को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो हमें यहाँ बहुत ही ध्यान रखना होता है कि हमें नुकसान सिर्फ फंगल माइसीलियम को पहुंचाना है, होस्ट के सीड को या एम्ब्रियो को नहीं पहुंचाना। क्यों? क्योंकि जो हीट है, हीट की वजह से अगर माइसीलियम नष्ट हो सकता है तो कुछ % चांसेस हैं कि वहां पर सीड का एम्ब्रियो भी नष्ट हो जाए या डोरमेंट स्टेज में चला जाए। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है इसके अंदर वो ये होता है कि जो डोरमेंट माइसीलियम है उसको हम एक्टिव करें, क्योंकि एक्टिव स्टेज में ही हम उसको भेद सकते हैं, उसको नष्ट कर सकते हैं। क्योंकि एक्टिव कंडीशन में वो क्या होता है? वल्नरेबल होता है। ठीक है, इसको हम जो एक्टिव माइसीलियम है उसे हम मॉइस्ट हीट के द्वारा नष्ट कर सकते हैं। कुछ मेथड्स जो हैं वो इस माइसीलियम को किल करने के लिए यूज किए जाते हैं। इसमें पहला मेथड है हॉट वाटर ट्रीटमेंट, यानी कि गर्म जल उपचार। इसमें क्या किया जाता है? व्हीट ग्रेन्स जो हैं उनको सबसे पहले गर्म पानी में डुबोया जाता है और इस गर्म पानी का टेम्परेचर होता है 26 से 30 डिग्री सेल्सियस। और इसी पानी के अंदर बीजों को, मतलब गेहूं के दानों को 4 से 5 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। अब ये जो दाने उसमें पड़े हुए हैं गेहूं के, वो कैसे हो जाएंगे? सॉफ्ट हो जाएंगे। और जब ये दाने सॉफ्ट हो गए, इसका मतलब जब हम जर्मिनेशन स्टार्ट होता है किसी सीड में तो उससे पहले वो सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जैसे ही दाने सॉफ्ट होंगे उसके अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाएगा। अब क्या करते हैं? टेम्परेचर जो है वाटर का थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, जो कितना होना चाहिए? 54 डिग्री सेल्सियस पर तक आ जाए, इतना टेम्परेचर होना चाहिए। और इन सीड्स को इसमें 10 मिनट तक छोड़े रखते हैं। यहाँ पर हमें बहुत ध्यान रखना होता है कि सिर्फ एक्टिवेटेड माइसीलियम को नुकसान पहुंचे इतना ही टेम्परेचर वहाँ रहना चाहिए, वरना सीड के एम्ब्रियो नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर हमें बहुत ही सुपरविजन और केयर की ज़रूरत होती है। 54 डिग्री सेल्सियस पर जो एक्टिवेटेड माइसीलियम है फंजाई का, अस्टिलगो का, वो नष्ट हो जाता है। अगर रेंज इससे थोड़ी सी भी कम हुई तो क्या होगा? माइसीलियम जो है नष्ट नहीं हो पाएगा। रेंज अगर थोड़ी सी भी ज़्यादा हाई हुई तो माइसीलियम के साथ साथ सीड एम्ब्रियो भी नष्ट हो जाएगा। इस केस में अगर 56 डिग्री सेल्सियस हो गया, यानी कि 54 डिग्री पर 54 डिग्री पर तो माइसीलियम खत्म हो रहा है, लेकिन अगर सिर्फ उससे 2 डिग्री सेल्सियस भी टेम्परेचर ऊपर चला गया तो एम्ब्रियो भी नष्ट हो जाता है। ये ट्रीटमेंट होने के बाद हम क्या करते हैं? पूरे के पूरे वाटर को ड्रेन्ड ऑफ कर देते हैं वहाँ से, या हम कह सकते हैं कि बीजों को उन पानी से बाहर निकाल लेते हैं। इसके बाद इन बीजों को सुखाया जाता है और जब ये पूरी तरीके से सूख जाते हैं इसके बाद उन्हें सोइंग पर्पस के लिए या बुआई के लिए
यूज किया जाता है। सबसे पहले हॉट वाटर ट्रीटमेंट जो है इसको जैनसन ने 1888 और 89 के अंदर डिस्कवर किया था लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो डिजीज के लिए। पोटैटो में जो लेट ब्लाइट या पछेती अंगमारी रोग होता है उसके लिए सबसे पहले इस ट्रीटमेंट को किया गया था। स्विंगल 1892 में क्या किया था ने वीट के लूज स्मट के लिए इस हॉट वाटर ट्रीटमेंट को यूज किया था। तो पहले लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के लिए, बाद में वीट के लिए इस ट्रीटमेंट को यूज किया गया। दूसरा जो ट्रीटमेंट है वो है सन हीटिंग। ये मेथड जो है पंजाब और यूपी में बहुत ज़्यादा जो है यूज किया जाता है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर मई और जून में बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उस समय जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो क्या करते हैं, जो इन्फेक्टेड ग्रेन है या हमें लग रहा है कि उनमें कोई इन्फेक्शन है, उन ग्रेन्स को पहले पानी में भिगो देते हैं और भिगोने के बाद में उनको उथला करके वहाँ पर सुखा देते हैं धूप के अंदर, ठीक है। जिससे एक ऐसे सीधा नहीं सुखाते, कुछ ऐसा टब टाइप का कुछ लेते हैं जिसके अंदर 2 इंच पानी हो और उस पानी के अंदर जो गेहूं के दाने हैं उनको सोक कर देते हैं और उसको कहाँ रख देते हैं, उसको सनलाइट के अंदर रख देते हैं। और कब तक रखते हैं, ये 4 से 6 घंटे के लिए वहाँ पर रखा जाता है। टाइमिंग हम कह सकते हैं कि सुबह 8 से दिन में 12 बजे तक उस बेसिन को वहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट के अंदर रखा जाता है। इस पीरियड में क्या होता है कि जो दाने हैं वो सॉफ्ट हो जाते हैं और उनके सॉफ्ट होने से उनके अंदर जो माइसीलियम प्रेजेंट है वो एक्टिव हो जाता है। उसके बाद पानी को हटा दिया जाता है और ये जो ग्रेन है इनको पतली पतली लेयर में डायरेक्ट सनलाइट के अंदर जो ब्रिक फ्लोर है, जो ईंटों की जो सरफेस होती है उसके ऊपर इसको सुखा देते हैं, ऐसी जगह पर जहां डायरेक्ट सनलाइट आ रही हो। और जब ये सूख जाते हैं तो क्या करते हैं, इनको हम सोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। ये तो उस एरिया के लिए हो गया जहां पर सनलाइट बहुत तेज होती है, लेकिन जो थोड़े ठंडे एरिया होते हैं जहां सनलाइट तेज नहीं होती, वहां पे उनको ईंटों के फ्लोर पे नहीं रखते, उनको हम आयरन शीट, जो लोहे की शीट होती है उसके ऊपर रखते हैं, क्योंकि लोहा जो है बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। तो इसको लोहे की शीट पे रख के फिर सन ड्राई करते हैं, जिससे सन के टेम्परेचर की वजह से लोहा गर्म रहे और उनको ज्यादा देर तक हीट मिल सके। ये ट्रीटमेंट जो है वो क्या करता है, एक्टिव माइसीलियम को मार देता है। मित्रा और तस्लीम ने 1936 के अंदर रिकमेंड किया कि सन हीटिंग मेथड जो है वो नॉर्दर्न बिहार के अंदर बहुत ही इफेक्टिव साबित हुआ है, या हम कह सकते हैं कि नॉर्दर्न बिहार में इस डिजीज को रोकने में ये जो मेथड है वो बहुत ही यूजफुल है। लूथरा ने पाया कि जो सोलर ट्रीटमेंट है वो पंजाब में बहुत ज़्यादा सूटेबल है। उसका रीज़न ये है कि वहाँ पर समर टेम्परेचर जो है दिन के समय बहुत ही ज़्यादा हाई हो जाता है। बेदी ने 1957 में सजेस्ट किया कि सनलाइट में डालने से पहले अगर बीजों को आप 4 घंटे सोक करते हैं, भिगोते हैं, तो पंजाब की यहाँ पर बात हो रही है, तो क्या होता है, जो एक्टिवेटेड माइसीलियम है वो आसानी से किल हो जाता है, नष्ट हो जाता है। तीसरा जो मेथड है वो है ग्रोइंग रेजिस्टेंट वेराइटीज, यानी कि रोग प्रतिरोधी किस्मों का यूज करना। रोग प्रतिरोधी किस्मों को यूज करने के लिए भी यहाँ पर जो ध्यान रखने वाली चीज है वो ये है कि हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें इनकी सीड्स की भी प्री सोकिंग करनी होगी, उसके बाद उनको सुखाकर सोइंग पर्पस के लिए यूज करते हैं। रेजिस्टेंट वेराइटीज है NP710, NP120 एंड PB90। दूसरा जो मेथड है उसको कहते हैं रॉगिंग या अवांछित का निष्कासन। इसमें क्या करते हैं, देखिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज बोली थी कि जो इन्फेक्टेड ईयर हैं वो थोड़ा पहले डेवलप हो जाते हैं हेल्दी ईयर से। तो जब वो डेवलप हो जाते हैं तो हम उन प्लांट्स की पहचान करके उनको जड़ों से उखाड़ करके उनको अगर जला दें तब भी हम इस इन्फेक्शन को रोक सकते हैं, और इसे ही रॉगिंग कहते हैं। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, जिन बीजों को हम बुआई के लिए यूज कर रहे हैं उन्हें हम इस तरीके से चूज करें, उनका जो सिलेक्शन हो वो इस तरीके से हो कि उसके अंदर इन्फेक्टेड सीड्स ना हो। इसके अलावा हम फंजीसाइड्स का यूज कर सकते हैं। चत्रथ एट अल 1969 ने पाया कि 2 सिस्टमिक फंजीसाइड D735
यानी कि वाइटावैक्स, F461 यानी कि प्लांटावैक्स, ये जो हैं इनका अगर हम यूज़ करते हैं सीड्स के ऊपर तो इस फंगस के इन्फेक्शन से बच सकते हैं। इसको हम 2.50 ग्राम पर केजी सीड के अंदर यूज़ करते हैं, यानी कि 1 किलो बीज जो हैं उनके अंदर हम 2.50 ग्राम इन फंजीसाइड्स को अगर यूज़ करके उन सीड्स को ट्रीट करते हैं तो उनसे इन्फेक्शन नहीं होता। ठीक है, इसके अलावा बिनोमिल एंड कार्बोक्सिन फंजीसाइड का यूज जो है वो भी लूज स्मट ऑफ वीट को रोकता है, क्योंकि ये अस्टिलगो न्यूडा वैरायटी ट्रिटिसाई को रोकने में सक्षम होता है। ये बहुत सारे वर्कर ने इसके बारे में रिपोर्ट किया था, ऑब्जर्व किया था। ये वर्कर हैं जोशी एट ऑल, इन्होंने 1975 के अंदर क्या कहा कि सीड को अगर 0.25% बिनोमाइल से ट्रीट करें तो हम इस डिजीज को कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा थॉमस एंड चथरथ ने 1975 के अंदर क्या कहा कि सिस्टमिक फंजीसाइड थायाबेंडाजोल को अगर हम सीड्स के ऊपर अप्लाई करें, सीड्स को उनसे ट्रीट करें, कितना 0.1 से 0.2% अगर हम इसको यूज करते हैं तो इस डिजीज को हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। तो अगर आपको मेरा चैनल पसंद आ रहा है, आपको मेरा पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक एंड शेयर जरूर करिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स मुझ तक जरूर पहुँचाइए। आपके कमेंट्स की मुझे बहुत ही नीड होती है, आप कह सकते हैं एक्जैक्टली मुझे नीड ही होती है, क्योंकि वो एक तरीके से मेरे मोटिवेशन को बहुत हाई कर देते हैं और मुझे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करते हैं। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड टू बॉटनी ज्ञान फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। थैंक यू।